friends, welcome to my channel. If you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe and hit the bell button for notifications on my new videos. Hello everyone, good morning. आज हमारा संडे है तो आज हम सोच रहे हैं कुछ नॉनवेज बनाएंगे। तो कल वेज खाए थे, परसों भी वेज खाए थे, क्योंकि परसों हम गणेश जी की मूर्ति बना रहे थे, इसलिए मैं नॉनवेज नहीं बनाई, हम लोग वेज ही खाए। फिर कल हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी था तो कल भी वेज खाए। आप तो देखे होंगे, अगर मेरा ब्लॉग फॉलो करते होंगे तो आप देखे होंगे। तो आज हम बनाएंगे नॉनवेज। आज मैं बनाऊंगी मछली फिश करी इन मस्टर्ड पेस्ट। तो चलिए हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने मछली, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा पीस है और इसका स्केल्स भी है। तो मैं पहले इसे स्केल्स निकाल देती हूँ। मुझे भी ये सब काम पहले नहीं आता था जब हम इंडिया में रहते थे। तब तो लाइफ बहुत इजी होता है इंडिया में एक्चुअली, क्योंकि आपके हर काम के लिए आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई होता है। जैसे कि आप मछली लाते हैं तो कोई आपको काट के देता है, तब हमें उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता। लेकिन जब यूएस आते हैं और सब काम खुद करना पड़ता है, एक चीज़ तो अच्छा है कि हम सीख जाते हैं सारा काम, और दूसरा ये है कि हम थोड़ा मिस भी करते हैं कि अरे अगर इंडिया में होते तो ये सब नहीं करना पड़ता। चलो ठीक है, सेल्फ एफिशिएंट होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये देखिए, ये मछली मैंने पूरा स्केल्स निकाल दिया है। बहुत टाइम लगा एक्चुअली आज, क्योंकि ये डिफ्रॉस्ट हो चुका था तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाने से, मैं आपको पहले से भी बोली थी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाने से स्केल्स निकालने में मुश्किल होता है। तो हो गया है। तो अरविंद मुझे थोड़ा नमक और हल्दी देते। तो इसमें हम ले लेते हैं नमक और हल्दी। तो अभी बस हम इसको नमक और हल्दी डाल के इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे रहते हैं और आप मछली पकाएंगे तो स्मेल करेगा, इसी डर से आप मछली नहीं पकाते, तो इसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए तो उसका स्मेल नहीं आता। ये एक टिप है आज आपके लिए। तो अगर आप मछली का कोई और डिश बना रहे हैं, जैसे चिल्ली फिश वगैरह वगैरह, तो आप उसमें 2-3 क्लोव्स गार्लिक का भी डाल सकते हैं, तभी भी स्मेल नहीं आएगा मछली का। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कढ़ाई गरम हो गया है। हम इसमें अब ले लेते हैं तेल। तो ये मैं ले लेती हूँ तेल। जैसे कि मैं आपसे पहले भी बोली थी कि मछली बहुत बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा ही तेल लेना पड़ेगा, तो मैं एक्स्ट्रा ऑयल बाद में निकाल दूँगी। तो मैं अब ले लेती हूँ इसमें मछली। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल भी बन के रेडी है, गर्मा गर्म चावल, और मैंने इसका स्टार्च भी निकाल लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर बाहर खोल के छोड़ती हूँ ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो या पानी हो उड़ जाए। ये देखिए कितना मस्त बन रहा है, ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने फिश हेड को ऐसे वर्टिकली रख दिया है ताकि इसका नीचे वाला पार्ट भी अच्छे से पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह बढ़िया से गोल्डन ब्राउन बन गया है मेरा मछली, अच्छे से फ्राई हो गया है। तो मैं ये 2 पीस निकाल दूँगी, बट हेड को मैं और कुछ देर पकाऊँगी, इसके अंदर तक अच्छे से फ्राई होना चाहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसको।
तो ये आप देख सकते हैं हेड भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटो काट लिए हैं करी के लिए, और ये हमने निकाल लिया है मस्टर्ड पेस्ट। देन हमारा यहाँ पैन गरम हो चुका है, ये ऑलरेडी गरम तेल ही था इसमें, तो मैं इसमें ले लेती हूँ सरसों। तो जैसे ही सरसों क्रैकल होना स्टार्ट करे फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटो। तो यहाँ सरसों क्रैकल होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें ले लेते हैं टमाटो। पहले टमाटो लेने का मेरा ये कारण था कि जो सरसों का पेस्ट होता है, मस्टर्ड पेस्ट होता है, उसे कम ही पकना होता है, लाइक जब तक उसका स्मेल ना जाए, बस उसको जलाना नहीं होता, नहीं तो वो कड़वा हो जाता है। तो हम पहले इसलिए टमाटो ले लिए। वंस जब टमाटो आ जाता है तो एक मॉइस्चर सा आ जाता है, तो ये मसाले को ज़्यादा फ्राई नहीं करता, या तो फिर मसाला जलता नहीं है, इसलिए हम पहले टमाटो लेते हैं। देन जब ये टमाटो थोड़ा पकने लग जाता है फिर हम इसमें ले लेंगे सरसों का पेस्ट। तो हम कुछ देर उसे छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें ले लेते हैं हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। हमको इसमें ज़्यादा नमक भी नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मछली जो हम फ्राई किए थे हम उसमें इनफ नमक और हल्दी डाले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं टमाटो बहुत अच्छे से पक गया है। ये है मस्टर्ड, गार्लिक और क्यूमिन पेस्ट, जो मैं कभी आपको बना के दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। ये वैसे मेरे एक ब्लॉग में है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी नीचे, लेकिन वो वाइट मस्टर्ड पेस्ट था और ये ब्लैक मस्टर्ड पेस्ट है। बस आप वाइट मस्टर्ड की जगह ब्लैक मस्टर्ड ले सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसको हमें अभी ज़्यादा चलाना नहीं है, अदरवाइज़ ये कड़वा हो जाता है। हम इसे इसी तरह कुछ देर पकने छोड़ देंगे ढक के। तो ये देखिए हम इसको थोड़े लो फ्लेम में ले आते हैं, फिर हम इसे इसी तरह ढक के कुछ देर छोड़ देते हैं। इसे अभी हम 10 से 15 मिनट इसी तरह ढक के पका लेंगे। इस तरफ मैंने बिठा दिया है गर्म पानी, जो मैं इस करी में दूंगी। अब ये बॉईल हो जाने के बाद हम इस करी में उसे डालेंगे। तो देखते हैं हमारा करी कहाँ तक गया। तो ये देखिए आप, ये ऑलमोस्ट होने को आया है, और मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लियो भी खाएगा, पर अगर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। इसका कलर और ज़्यादा अच्छा आएगा, एकदम रेड आएगा। ये थोड़ा येलोइश टाइप का आएगा विदाउट लाल मिर्च पाउडर। तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है हरी मिर्च, मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है, तो हमें खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैंने डाल लिया है। मैं इसमें अब ले लेती हूँ गर्म पानी। अभी हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें ले लेंगे मछली, क्योंकि जनरली मछली जब छोटा होता है तो हम डायरेक्ट भी उसको करी में डाल सकते हैं, करी एकदम बनने के बाद। लेकिन जबकि ये मछली बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा ग्रेवी में अच्छे से मिल जाने से ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इसे अभी से डाल देती हूँ, ताकि ये कुछ टाइम बाद अच्छे से पक जाए ग्रेवी में ही, और सारा ग्रेवी इसके अंदर घुस जाए, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम पकने के लिए 10-15 मिनट छोड़ देंगे, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये देख सकते हैं ये बन के रेडी हो गया है। तो हम इसमें अब डाल देते हैं ढेर सारा धनिया पत्ता, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। एंड फाइनली हम डालेंगे इसमें सबका फेवरेट, एवरीवन्स फेवरेट, यह है सूखा मैंगो, ड्राइड मैंगो। तो अब ये बन के रेडी हो गया। अब हम इसे कुछ देर छोड़ देते हैं, फिर हम इसे सर्व करेंगे। हेलो, तो आप देख सकते हैं कितना यमी यमी फिश बना है आज, और फिश मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ड्राइड मैंगो, ये तो मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। और अरविंद को पहले फ़िश इतना पसंद नहीं था, है ना, लेकिन जब से मैं ऐसे बनाना स्टार्ट की हूँ तब से अरविंद को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो चलिए हम खा लेते हैं
क्या लग रहा है मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट ना। ग्रेवी बहुत टेस्टी है। ग्रेवी बहुत बढ़िया है। बहुत ही लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। आप इसे ज़रूर घर पे बनाएं और मुझे कमेंट्स में लिखें आपका करी कैसा बना। मेरा करी तो बहुत ही लाजवाब बना है, बहुत बढ़िया। और इसका जो सॉरनेस है, खट्टापन, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है तो कम टमाटो डाल सकते हैं। और ड्राइड मैंगो ले तो उसका अलग ही फ्लेवर आता है। ये देखिए, ये है ड्राइड मैंगो। इसमें आप ऐसे ग्रेवी ले सकते हैं चम्मच की तरह और खा सकते हैं। तो इसका एक बढ़िया टेस्ट लगता है। आपका खाना खत्म होने के बाद भी उसमें वो खट्टा वाला टेस्ट रहता ही है और एक मैंगो का एक फ्लेवर भी रहता है ना, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। ये थोड़ा बड़ा फिश है तो खाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बड़े बड़े कांटे हैं तो आराम से निकल जा रहा है। मैंने देखा है कई जगह पंजाब वगैरह में ऑनियन को हाथ से तोड़ के खाते हैं, वो बड़ा मज़ेदार लगता है देखने में, है ना। फिश के साथ, फिश फ्राई हो या फिश करी हो, ऑनियन उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। कच्चा ऑनियन आप कभी ट्राई करके देखिएगा। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। अरविंद गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं। एक्चुअली कुछ काम था स्टोर से, जैसे कि हमें छोटा मोटा चीज़ लाना था, दूध वगैरह हमारा ख़त्म हो गया है तो हम जाके ले आएंगे। तो हम लोग आके पहुंच गए हैं शॉपराइट। अभी थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे फिर वापस जाएंगे। कुछ खास नहीं लेना है आज। यहाँ पे बहुत अच्छा अप्लायंस मिलता है, ये देखिए। तो लियो का कल का सिंदूर अभी तक है, गणेश चतुर्थी का सिंदूर। आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और आज का विचित्रा बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उसमें अच्छा इन्फॉर्मेशन है। तो हम चलते हैं घर, आपको दिखा देती हूँ एक बार ये जगह। नमस्ते, विचित्रा के सेकंड अध्याय में आप लोगों का स्वागत है। आज एक्चुअली अरविंद का कुछ काम है तो आज मैं अकेले ही आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है कॉपर, और मैं आगे आगे बताऊँगी कि मैंने आज ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूँ, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि फर्स्ट मेटल है जो कि मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन बींग्स है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स में। आप तो देखे ही होंगे, घर में बहुत सारा सामान होता है, घर का आपका वायरिंग हो गया, घर का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया, बहुत कुछ होता है जो कि कॉपर से बना होता है।
तो कॉपर का जो पहला ऑब्जेक्ट पाया गया था मिडिल ईस्ट में, जो कि पहला ऑब्जेक्ट ह्यूमन द्वारा बनाया पाया गया था मिडिल ईस्ट में, वो कॉपर से बना था। तो बहुत पहले से, बहुत पुराने टाइम से, लाइक 5100 BC से लोग यूज़ करते आ रहे हैं कॉपर अपने डे टू डे लाइफ में। तो गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जिसका कलर नेचुरली सिल्वर अथवा वाइट नहीं होता, सिल्वर अथवा ग्रे नहीं होता। तो ये गोल्डन कलर का होता है, रेडिश आप बोल सकते हैं, इसका कलर रेडिश होता है। तो 2/3 ऑफ द कॉपर जो अर्थ में मिलता है वो वॉल्केनिक रॉक से मिलता है। ये जो मेटल है ये बहुत ही लचीला है, जिसके कारण कि वेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यूटेंसिल्स मिल जाएंगे घर में जो कि कॉपर के होंगे। ये जो लचीला है, इसके लचीलेपन के कारण ये किसी भी रूप में इसको ढाला जा सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार फैक्ट बताती हूँ। जो कॉपर है वो जब एयर अथवा वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रीन बन जाता है, जिसके कारण कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो अभी और रेडिश नहीं है, वो ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट हुआ है एयर के कांटेक्ट में आने पर, उसके लिए 34 इयर्स लगे हैं। न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी हमें ये आंकड़े देते हैं। तो ये जो ग्रीन कोटिंग कॉपर ऑक्साइड का लगा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, वो सिर्फ 0.0005 इंच का है, जो कि अराउंड 80 टन का है इन वेट। तो आप सोच सकते हैं वो कितना बड़ा स्टैचू होगा। देन हम चलते हैं कॉपर के क्या क्या यूज़ है। तो कॉपर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे डाइट में। ये एक बहुत ही ज़रूरी ट्रेस मेटल है जो कि हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे मन में सवाल तो आता ही होगा कि क्या क्या खाने से हम कॉपर को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ एग्जांपल्स। तो ग्रेन जैसे अनाज, स्पेशली व्हीट मतलब गेहूँ, बीन्स, पटेटोज और साग, इन सब में कॉपर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो कॉपर अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए उसे अपने डाइट में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉपर जब भारी मात्रा में हो जाता है, ये एक ट्रेस मेटल है, बहुत ही कम मात्रा में बॉडी में पाया जाना चाहिए। इसका डेफिशिएंसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लस ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा कॉपर हो गया हमारे बॉडी में तो हमारा हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हमारा पेट दर्द हो सकता है, हमारा जॉन्डिस हो सकता है। और अगर आपके बॉडी में ज़्यादा कॉपर पाया जाए तो ये एक साइन भी है कि आपका लिवर ठीक फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसको हमें प्रॉपर मात्रा में रखनी चाहिए। आजकल कभी कभी कॉपर ओवरलोड हो जाता है क्योंकि हमारे जो वाटर सप्लाई जिससे आते हैं, जो पाइप्स हैं, वो मैक्सिमम कॉपर के ही बने होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब ये कॉपर कहीं रस्टिंग होता है या कॉपर छूटने लगता है पाइप से तो वो हमारे पानी के साथ आ जाता है और कभी कभी कॉपर ओवरलोड हो जाता है, कॉपर ओवरडोज हो जाता है हमारे बॉडी में। तो ये बहुत रेयरली होता है, ज़्यादा भी नहीं होता। आपको इसके लिए ज़्यादा मतलब वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये जो कॉपर है उसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। एंटी माइक्रोबियल यानी कि ये हमें बचा के रखता है इन्फेक्शन से, जैसे कि ईस्ट हो गया, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस से। तो जब भी इसके कांटेक्ट में ये सब माइक्रोब्स आते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉपर मेटल एक बहुत ही पॉपुलर है मेडिकल फील्ड में। तो कुछ हॉस्पिटल्स ने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर यूएस में। तो उन्होंने क्या किया, पहले कुछ अपने आईसीयू के और इमरजेंसी हॉस्पिटल वार्ड्स के, तो उन्होंने क्या किया, जो सरफेस ज़्यादा कांटेक्ट में आता है लोगों का, जैसे कि हो गया डोर नॉब्स, हैंडल्स, बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स, तो उन्होंने सब अपने ट्रेडिशनल मेटल से चेंज करके उन्होंने कॉपर में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉपर में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे डिजीज़
जो कि स्पेशली स्प्रेड करते हैं हॉस्पिटल्स में। बहुत सारे इस टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज़, वो सब स्प्रेड होना बंद हो गए। जो ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स थे उनसे कम स्प्रेड होने लगे और कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लिया। कॉपर बहुत ही एक ऐसा मेटल है जो कि एबंडेंटली यूज़ होता है कटिंग एज रिसर्च डिवाइसेस में। डिवाइस के लिए लोग यूज़ करते थे गोल्ड और सिल्वर। अब देख रहे हैं कि कॉपर भी जो कि सस्ते में पाया जाता है और एबंडेंटली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कॉपर भी वो सब काम कर पाता है जो कि गोल्ड और सिल्वर कर पाते हैं। तो कॉपर बहुत साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं और वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि सारे डिवाइस में कॉपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने को। तो माना जाता है कि कॉपर आगे इलेक्ट्रॉनिक पेपर, फिर बायोसेंसर और सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है। सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। एक मटेरियल है एरोजेल मोनोलिथ। ये जो एरोजेल मोनोलिथ है वो एक्चुअली एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप का, आपका किचन स्पंज जैसा होता है उस टाइप का है, जो कि स्पेशली गोल्ड और सिल्वर से पहले बनता था, पर अभी साइंटिस्ट देख रहे हैं वो कॉपर से भी बनता है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है हमारे मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में। तो ये रिसर्च चल रहा है और ये इनफ स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप वो खड़ा हो सकता है अपने बलबूते पर, मतलब उसको किसी भी स्ट्रक्चर में ढाला जा सकता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो अभी ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारे पास एरोजेल मोनोलिथ है उसको उसमें टेम्परेचर सेंसर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर वगैरह उसमें कैरेक्टरिस्टिक डाल सके, ताकि ये एक सॉफ्ट बॉडीड रोबोट की तरह यूज़ हो सके जो कि हॉस्पिटल में यूज़ हो पाए। स्पेशली क्योंकि आजकल जैसा सिचुएशन है, आप देख रहे होंगे एक रोबोट की बहुत ज़रूरत है हमें, जो कि ह्यूमन जैसा काम कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो। कुछ ऐसे डिजीज़ आ जाते हैं जहाँ ह्यूमन वहाँ पे पर्सनली जाके वो काम नहीं करना चाहते, जैसे कि अभी कोविड का सिचुएशन हो गया। तो ह्यूमन कांटेक्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, कभी कभार बहुत रिस्की हो जाता है। तो अगर ये रिसर्च ठीक से हो पाया और आगे हमको ऐसा रोबोट मिल सका, तो हमें इस सिचुएशन में ये रोबोट्स बहुत यूज़ हो सकते हैं मेडिकल फील्ड में। तो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट ये है कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि एक अकेला मेटल है जो कि ज़ीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को लाया जा सकता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर यानी कि सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर। तो इस वॉल्यूम का और इस मास का ये अकेला मेटल है जो कि इतने कोल्डेस्ट टेम्परेचर में आ सकता है। इसको अगर प्रॉपरली लैब में एक्सपेरिमेंट करके इसका टेम्परेचर कमाया जाए, घटाया जाए, तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक जा सकता है, जिसकी कि जो कि बहुत सारे फील्ड में यूज़ हो सकता है। हमको बहुत जगह पे ज़रूरत है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसका यूज़फुलनेस एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में जैसे कि क्रॉप्स हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्रॉप, जैसे कि वीट स्पेशली, इसमें कॉपर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है जहाँ वीट को प्रॉपर कॉपर प्रोवाइड नहीं हुआ है या तो फिर नहीं मिला है, तो वहाँ पे आपकी उपज बहुत कम हुई है, जबकि जहाँ उन्हें प्रॉपर कॉपर मिला है तो वहाँ उपज बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूज़ है उसका। तो मैं आपको मेन चीज़ पे आती हूँ। मेन चीज़ ये है कि साइंटिस्ट लोग अभी बोल रहे हैं कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसको कैंसर ट्रीटमेंट अथवा कैंसर प्रिवेंशन के लिए हेल्प कर सकता है वो इन फ्यूचर। तो उसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई कंक्लूजन में नहीं आया है, लेकिन बहुत जगह इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो हम होप करते हैं कि बहुत जल्दी कुछ इससे निकल जाए। तो मैं आपको फाइनली बता देती हूँ, आज मुझे कॉपर के बारे में मैंने इसलिए डिस्कशन किया क्योंकि ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है कोविड का सिचुएशन, इसमें आपको कॉपर की बहुत ज़रूरत है। ये है बहुत ही, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, उस मेटल की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप नया घर बना रहे हैं, नया दरवाज़ा इंस्टॉल कर रहे हैं, या तो फिर आप अप्लायंसेस कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप कॉपर का ही यूज़ करें, क्योंकि जिस सामान को लोग ज़्यादा टाइम टच करते हैं, ज़्यादा टाइम छूते हैं, या तो फिर मतलब बहुत लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो सब आपका कॉपर का होना चाहिए।
और नेक्स्ट चीज़ है, आजकल लोग पहनते हैं कॉपर ब्रेसलेट, जो कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर पहने इस टाइम पे। ये एक तो आपको सर्दी जुकाम वगैरह से बचाता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनली एक्सपेरिमेंटेड है। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो मैं एक कॉपर रॉड यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी वाटर बॉटल में। ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मैं बस दिन में 1 गिलास पानी पीती थी उससे। एक कांच के बॉटल में मैंने इसको डाल के रख दिया था, रात भर उसे मैं पानी में डाल देती थी और सुबह उठ के 1 गिलास हम लोग पी लेते थे। और कॉपर रॉड को हम लोग बाहर जाने से हाथ वगैरह में हम लोग सैनिटाइज करते थे उससे। कभी अगर आपको सर्दी जुकाम टाइप का लगे तो आप नाक वगैरह में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बस जस्ट टच करके इम्पोर्टेंट पार्ट्स जहाँ से आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो जो सब कांटेक्ट में आता है, बाहर के कांटेक्ट में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने इसका जो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी खुद फील किया है, क्योंकि एक बार मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था, तो मैं कॉपर यूज़ करने के बाद मेरा जुकाम कम गया, मेरा नाक तुरंत खुल गया था, एक आधे घंटे में ही खुल गया था। तो इट इज़ ट्रू। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आप किस टॉपिक में जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही रोज़ आते रहेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ और हमारे डेली ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।